नमस्कार दोस्तों, अपना तसूद चैनल में आप लोगों का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। कहानी का नाम है शूद्र। माँ और बेटी एक झोपड़ी में गांव के उस सिरे पर रहती थी। बेटी बाग से पत्तियां बटोर लाती, माँ भाड़ झोंकती, यही उनकी जीविका थी। सेर दो सेर अनाज मिल जाता था, खाकर पड़ी रहती थी। माता विधवा थी, बेटी कुंवारी, घर में आई कोई आदमी न था। माँ का नाम गंगा था, बेटी का नाम गौरा। गंगा को कई साल से यह चिंता लगी हुई थी कि कहीं गौरा की सगाई हो जाए, लेकिन कहीं बात पक्की न होती। उनके पिता के मर जाने के बाद गंगा ने कोई दूसरा घर न किया था, न कोई दूसरा धंधा ही करती थी। इससे लोगों को संदेश हो गया था कि आखिर इसका गुजारा कैसे होता है। और लोग तो छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, फिर भी पेट भर अन्न मयस्सर नहीं होता। यही स्त्री कोई धंधा नहीं करती, फिर भी माँ बेटी आराम से रहती हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। इनमें से कुछ न कुछ रहस्य अवश्य है। धीरे धीरे यह संदेह और भी दृढ़ हो गया और अब तक जीवित था। बिरादरी में कोई गौरा से सगाई करने पर राजी न होता। शूद्रों की बिरादरी बहुत छोटी होती है, 10-5 कोस से अधिक उसका क्षेत्र नहीं होता। इसीलिए एक दूसरे के गुण दोष किसी से छिपे नहीं रहते, उन पर पर्दा ही डाला जा सकता है। इस इस भ्रांति को शांत करने के लिए माँ ने बेटी के साथ कई तीर्थ यात्राएं की, उड़ीसा तक हो आई, लेकिन संदेह न मिटा। गौरा युवती थी, सुंदर थी, पर उसे किसी ने कुएं पर या तो खेतों में हंसते बोलते नहीं देखा। उसकी निगाह कभी ऊपर उठती ही नहीं थी, लेकिन ये बातें सिर्फ भी संदेह को और पुष्ट करती थी। अवश्य कोई न कोई रहस्य है, कोई युवती इतनी सती नहीं हो सकती, कुछ गुप्त की बात अवश्य है। यूं ही दिन गुजर जाते हैं। बुढ़िया दिन-ब-दिन चिंता में घुल रही थी। उधर सुंदरी के मुख छवि दिनों-दिन निखरती चली आ रही थी। कली की तरह खिल रहा था उसका चेहरा। एक दिन एक परदेसी गांव से होकर आया। 10-12 कोस से आ रहा था। नौकरी की खोज में कलकत्ता जा रहा था। रात हो गई। किसी कहर का घर पूछता हुआ गंगा के घर आया। गंगा ने उसका खूब आदर सत्कार किया। उसके लिए गेहूं का आटा लाई, घर से बर्तन निकाल दिए और कहार ने पकाया और खाया, लेटा। बातें होने लगी, सगाई की चर्चा छिड़ गई। कहार जवान था, गौरा पर निगाह पड़ी, उसका रंग ढंग देख उसकी सजल छवि आंखों में डूब गई। सगाई करने पर राजी हो गया, लौट कर घर चला गया। 2-4 गहने अपनी बहन के यहाँ से लाया, गांव के बाजार में कपड़े उधार दे दी। 2-4 भाई बंधुओं ने साथ सगाई करने आ पहुंचे। सगाई हो गई, यही रहने लगा। गंगा बेटी और दामाद की आंखों से दूर न कर सकती थी, परंतु 10 ही 5 दिनों में मंगरू के कानों में इधर-उधर की बात पड़ने लगी। सिर्फ बिरादरी के ही नहीं, अन्य जाति वाले भी उनके कान भरने लगे। ये बात सुन सुनकर मंगरू पछताता था कि नाहक यहाँ फंसा, पर गौरा को छोड़ने का ख्याल उसका दिल कांप उठता था। 1 महीने बाद मंगरू अपनी बहन को गहने लौटाने गया। खाने के समय उसका बहनोई उसके साथ भोजन करने बैठा। मंगरू को कुछ संदेह हुआ। बहनोई से बोला, तुम क्यों नहीं आते? बहनोई ने कहा, तुम खा लो, मैं फिर खा लूंगा। मंगरू, क्या बात है, तू खाने क्यों नहीं उठते? बहनोई, जब तक पंचायत न होगी मैं तुम्हारे साथ कैसे खा सकता हूँ? तुम्हारे लिए बिरादरी भी नहीं छोड़ दूं? किसी से पूछा न गाछा, जाकर एक हरजाई से सगाई कर ली। मंगरू चौके पर उठा, मिरजाई पहनी और ससुराल चला आया। बहन खड़ी रोती रह गई। उसी रात को वह किसी कुछ कहे सुने बगैर को छोड़कर नहीं चला गया। गौरा नींद में मग्न थी। उसे क्या खबर थी कि वह रत्न जो मैंने इतनी तपस्या के बाद पाया है, मुझे सदा के लिए छोड़े चला जा रहा है।
कई साल बीत गए, मंगरू का कुछ पता न चला, कोई पत्र तक न आया और गौरा बहुत प्रसन्न थी। वह मांग में सिंदूर डालती, रंग-बिरंगे कपड़े पहनती और अंधेरों में मिस्टी के धड़े जमाती। मंगरू भजनों की एक पुरानी किताब छोड़ गया था, उसे कभी-कभी पढ़ती और गाती। मंगरू ने उसे हिंदी सिखा दी थी, टटोल-टटोल कर भजन पढ़ लेती थी। पहले वह अकेली बैठी रहती थी। गाँव की और स्त्रियों के साथ बोलते-चालते उसे शर्म आती थी। उसके पास वह वस्तु न थी जिस पर दूसरी स्त्रियों का गर्व करती थी। सभी अपने-अपने पति की चर्चा करती। गौरा के पति कहाँ था? वह किसकी बातें करती? अब उसके भी पति थे। अब वह अन्य स्त्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत करने की अधिकारिणी थी। वह भी मंगरू की चर्चा करने लगी। कितना स्नेहशील है, कितना सज्जन है, कितना वीर है। पति चर्चा से उसे कभी तृप्ति ही न होती थी। स्त्रियाँ, मंगरू तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए? गौरी कहती है, क्या करते, मर्द कभी ससुराल में पड़ा रहता है। देश परदेश में निकलकर 4 पैसे कमाना ही तो मर्दों का काम है, नहीं तो मान मर्यादा का निर्वाह कैसे हो? जब कोई पूछता चिट्ठी पत्र क्यों नहीं भेजते, तो हंसकर कहती, अपना पता ठिकाना बताने में डरते हैं, जानते हैं ना गौरा आकर सिर पर सवार हो जाएगी। सच कहती हूँ, उनका पता ठिकाना मालूम हो जाए तो यहाँ मुझे एक दिन भी नहीं रह जाए। वह अच्छा है, अच्छा करते हैं कि मेरे पास चिट्ठी पत्र नहीं भेजते। बेचारे परदेश में कहाँ पर गृहस्थी संभाले फिरेंगे। एक दिन किसी सहेली ने कहा, हम न मानेंगे, तुमसे जरूर मंगरू से झगड़ा हो गया है, नहीं तो बिना कुछ कहे सुने क्यों चले जाते। गौरा ने हंसकर कहा, बहन, अपने देवता से भी कोई झगड़ा करता है? वह मेरे मालिक हैं, भला मैं उनसे झगड़ा करूंगी? जिस दिन झगड़े की नौबत आएगी, कहीं डूब मरूं, मुझसे कहकर जाने पाते मैं उनके पैरों से लिपट न जाती। एक दिन कलकत्ता से एक आदमी आकर गंगा से घर ठहरा। पास ही के किसी गांव में अपना घर बताया। कलकत्ता में वह मंगरू के पड़ोस में ही रहता था। मंगरू ने उससे गौरा को अपने साथ लाने को कहा था। 2 साड़ियाँ और राह खर्च के लिए रुपए भी भेजे थे। गौरा फूली न समाई, बूढ़े ब्राह्मण के साथ चलने को तैयार हो गई। चलते वक्त वह गांव के सब औरतों से मिली-जुली गंगा उसे स्टेशन तक पहुंचाने गई। सब कहते थे, बेचारी लड़की के भाग जाग गए, नहीं तो यहाँ कुढ़-कुढ़ कर मर जाती। रास्ते भर गौरा सोचती, न जाने वह कैसे होंगे। अब तो मुझे अच्छी तरह निकल गई होगी। परदेश में आदमी सुख से रहता है, देह भर आई होगी, बाबू साहब हो गए होंगे। मैं पहले 2-3 दिन उनसे बोलूंगी नहीं, फिर पूछूंगी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ बुरा भला कहा ही था, तो तुमने उसका विश्वास क्यों कर लिया? तुम अपनी आंखों से न देखकर दूसरों के कहने पर क्यों गए? मैं भली हूँ या बुरी हूँ, तो तुमने मुझे इतने दिनों रुलाया क्यों? तुम्हारे बारे में अगर इसी तरह कोई मुझसे कहता तो क्या मैं तुमको छोड़ देती? जब तुमने मेरी बाह पकड़ ली तो तुम मेरे हो गए। फिर तुमसे लाख ऐब को मेरी बला से तुम चाहे तुम तुर्क ही क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। तुम क्यों मुझे छोड़कर भागे? क्या समझते थे भागना सहज है? आखिर झक मारकर बुलाया कि नहीं? कैसे ना बुलाते? मैंने तो तुम्हारे ऊपर दया की कि चली आई, नहीं तो कह देती कि मैं ऐसे निर्दयी के पास नहीं जाती, तो तुम आप अपने आप दौड़े आते। तप करने से देवता भी मिल जाते हैं, आकर सामने खड़े हो जाते। तुम कैसे न आते? वह धरती बार-बार उद्विग्न होकर बूढ़े ब्राह्मण की पूछती, अब कितनी दूर है? धरती के छोर पर रहते हैं क्या? क्या भी कितनी बातें पूछना चाहती थी, लेकिन संकोचवश न पूछ सकती थी। मन ही मन अनुमान करके अपने को संतुष्ट कर लेती थी। उनका मकान बड़ा सा होगा, शहर में लोग पक्के घरों में रहते हैं। जब उनका साहब इतना मानता है तो नौकर भी होगा। मैं नौकर को भगा दूंगी। मैं दिन भर पड़े-पड़े क्या करूंगी? बीच-बीच में उसे घर की याद भी आ जाती थी। बेचारी अम्मा रोती होगी। अब उन्हें घर का सारा काम
अपने आप करना पड़ता होगा, न जाने बकरियों को चराने ले जाती हैं या नहीं। बेचारी दिन भर में करती होंगी। मैं अपनी बकरियों के लिए महीने महीने रुपए भेजूंगी। जब कलकत्ता से लौटूंगी तब सबके लिए साड़ियाँ लाऊंगी। तब मैं इस तरह थोड़े लौटूंगी, मेरे साथ बहुत से असबाब होंगे, सबके लिए कुछ न कुछ, कोई न कोई सौगात लाऊंगी। तब तक तो बहुत सी बकरियां हो जाएंगी। यही सुख संपन्न देखते देखते गौरा ने सारा रास्ता काट दिया। पगली को क्या जानती थी कि मेरे मन में कुछ और करता, मन में कुछ और। क्या जानती थी कि बूढ़े ब्राह्मण के वेश में 50 होते हैं। मन की मिठाई खाने में मग्न थी। तीसरे दिन गाड़ी कलकत्ता पहुंची। गौरा की छाती धड़-धड़ करने लगी। वह यहीं कहीं खड़े होंगे, अब आते ही होंगे, यह सोचकर उसने घूंघट निकाल लिया और संभल बैठी। मगर मंगरू वहां न दिखाई दिया। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, मंगरू तो यहाँ नहीं दिखाई देता। मैं चारों ओर छान आया, शायद किसी काम में लग गया होगा, आने की छुट्टी न मिली होगी। मालूम भी तो न था कि हम लोग किसी गाड़ी से आ रहे हैं। उनकी राहें क्यों देखें, चलो डेरे पर चलें। दोनों गाड़ी पर बैठकर चले गए। गौरा कभी तांगे पर सवार न हुई थी। उसे गर्व हो रहा था कि कितने ही बाबू लोग पैदल जा रहे हैं, तो मैं तांगे पर बैठी हूँ। एक क्षण में गाड़ी मंगरू के डेरे पर पहुंच गई। एक विशाल भवन था। अहाता साफ सुथरा, साइबान में फूलों के गमले रखे हुए थे। ऊपर चढ़ने लगी विस्मय आनंद और आशा से। उसमें अपनी सुधि ही न थी। सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते पैर दुखने लगे। यह सारा महल उनका है? किराया बहुत देना पड़ता होगा। रुपए तो वह कुछ समझते ही नहीं। उसका हृदय धड़क रहा था कि कहीं मंगरू ऊपर से उतरते आ रहा हो। सीढ़ी पर भेंट हो गई तो मैं क्या कहूँगी। भगवान करे वह खड़े सोते रहे तो। तब मैं जाऊँगी और वह मुझे देखते ही हड़बड़ा कर उठ बैठेंगे। आखिर सीढ़ियों का अंत हुआ। ऊपर एक कमरे में गौरा को ले जाकर ब्राह्मण देवता ने बैठा दिया। यही मंगरू का डेरा था। मगर मंगरू यहाँ भी नरदार नहीं था। कोठरी में केवल एक खाट पड़ी हुई थी। एक किनारे 2-4 बर्तन रखे हुए थे। यही उनकी कोठरी है तो मकान किसी दूसरे का है। उन्होंने कोठरी के किराए पर ली होगी। मालूम होता है रात को बाजार में पूरियां खाकर सो रहे होंगे। यही उनके सोने की खाट है। एक किनारे खड़ा रखकर हुआ था। गौरा को मारे प्यास से तालू सूख रहा था। घड़े में पानी उड़ेलकर पिया। एक किनारे पर एक झाड़ू रखा था। गौरा रास्ते की थकी हुई थी, पर प्रेमोल्लास में थकान कहाँ। उसने कोठरी में झाड़ू लगाया, बर्तन को धो धोकर एक जगह रखा। कोठरी की एक-एक वस्तु, यहाँ तक कि उसकी फर्श और दीवारों में उसे आत्मीयता का झलक दिखाई देती थी। उस घर में भी जहाँ उसे अपने जीवन में 24 वर्ष काटे हैं, उसे अधिकार का ऐसा गौरवयुक्त आनंद प्राप्त हुआ है। मगर उस कोठरी में बैठे-बैठे उसे संध्या हो गई और मंगरू का पता ही नहीं। अब छुट्टी मिली होगी। सांझ को सब जगह छुट्टी होती है। अब वहाँ वो आ रहे होंगे। मगर बूढ़े बाबा ने उनसे कह तो दिया ही होगा। वह क्या अपने साहब से थोड़ी देर की छुट्टी न ले सकते। कोई बात नहीं। तभी तभी तो नहीं आए। अंधेरा हो गया। कोठरी में दीपक न था। गौरव द्वार पर खड़ी पति के बाट देख रही थी। जाने पर बहुत आदमियों के चढ़ते उतरने की आहट मिलती। बार बार गौरा को मालूम होता कि वह आ रहे हैं, पर इधर कोई नहीं आता। 9 बजे बूढ़े बाबा आए। गौरी ने समझा मंगरू है। झटपट कोठरी के बाहर निकल आई। देखा तो ब्राह्मण। बोली, वह कहाँ रह गए? बूढ़ा, उनकी तो यहाँ से बदली हो गई है। दफ्तर में गया था तो मालूम हुआ कि वह अपने साहब के साथ यहाँ से कोई 8 दिन की राह पर चले गए हैं। उन्होंने साहब से बहुत हाथ पैर जोड़े कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए, लेकिन साहब ने एक न मानी। मंगरू यहाँ लोगों से कह गए कि घर के लोगों आए तो मेरे पास भेज देना। अपना पता दे गए हैं। कल मैं तुम्हें यहाँ से जहाज पर बैठा दूंगा। उस जहाज पर हमारे देश में और भी बहुत सारे होंगे, इसीलिए मार्ग में कोई कष्ट न होगा। गौरा ने पूछा, कै दिन में जहाज पहुंचेगा? बूढ़ा, 8-10 दिन में। कम कम न लगेगा। मगर घबराने की कोई बात नहीं। तुम्हें किसी बात की तकलीफ नहीं होगी।
थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कहानी कैसी लगी है। थैंक यू।